रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देश एक तरफ रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन रूस से मिलने वाले तेल और गैस का कोई दूसरा विकल्प नहीं होने से वो खुद मुश्किल में घिर गए। और यही बात पुतिन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, क्योंकि रूस को होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा इसी तेल और गैस की बिक्री पर निर्भर करता है। और पुतिन की प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि लाख कोशिश के बावजूद अमेरिका उसका तोड़ नहीं निकाल पाया। तेल के खेल में फंसे पश्चिमी देश, पुतिन का तेल वाला चक्रव्यूह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्सर तस्वीरों में बर्फ पर खेलते हुए या फिर तैराकी करते हुए नजर आए। और जब उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोला था तो ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया के दबाव में वो अपने कदम पीछे खींच लेंगे। लेकिन दूसरे खेलों में महारत रखने वाले इस खिलाड़ी ने युद्ध के मैदान में भी अपना जलवा दिखाया और रूस के विरोध में खड़े हुए पश्चिमी देशों को तेल की जंजीरों में ऐसा बांधा कि उन देशों को रूस की ये चाल ना तो उगलते बनी और ना ही वो उसे बचा पा रहे हैं। रूस अगर चाहे तो कुछ ही मिनटों में इन पश्चिमी देशों की बोलती बंद कर सकता है, और अगर रूस ने एक कदम उठाया तो पश्चिमी देशों की हालत भी खराब हो सकती है। और पुतिन का ये सारा खेल रूस के तेल पर निर्भर है। पश्चिमी देश रूस के तेल और गैस पर निर्भर। ऊर्जा के लिए रूस ही एकमात्र साधन। पश्चिमी देश इस युद्ध में खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं और लगातार रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन रूस ने इन देशों की ऐसी दुखती रग पर हाथ रखा हुआ है कि वो चाहकर भी रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे, और वो है रूस से इन देशों को मिलने वाला तेल और गैस, जिससे ये सभी देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं। इन देशों के पास रूस के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, और यही वजह है कि रूस बिना लगाम के घोड़े की तरह यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रहा है। ज़ेलेंस्की ने निकाला गुस्सा। यूक्रेन के निशाने पर पश्चिमी देश। अमेरिका के बहकावे में आकर युद्ध के चंगुल में फंसे यूक्रेन के निशाने पर अब पश्चिमी देश भी आ गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इन देशों से रूस के तेल पर रोक लगाने की मांग की है। Контрнаступи, вони вже так закошмарили в правильному сенсі цього слова російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні. ज़ेलेंस्की की नाराजगी के बाद भी ये पश्चिमी देश मजबूर है। यूरोप की यही मजबूरी अब एक नए विवाद की भी वजह बन रही है। पहले भी जर्मनी पर ज़ेलेंस्की गुस्सा निकाल चुके हैं। अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जर्मनी ही यूक्रेन के निशाने पर है। असल में जर्मनी यूरोप का बड़ा देश होने के अलावा रूस का अहम दोस्त भी रहा है। हालांकि युद्ध शुरू होते ही जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का प्रोजेक्ट रोक दिया, लेकिन गैस और तेल का इम्पोर्ट नहीं रोक पाया। जर्मनी के ही साथ चलते यूरोप के बाकी देश भी रूस से इंपोर्ट रोक नहीं पाए हैं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन की तरफ से बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने का दावा किया गया। यूक्रेन की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस युद्ध में मारे गए नागरिकों का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है और यह संख्या हजारों में भी जा सकती है, जबकि ज़ेलेंस्की ने 2500 से 3000 यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत का दावा किया है। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक यूक्रेन में लड़ रहे रूस के करीब 20,000 सैनिकों को उन्होंने ढेर कर दिया, जबकि रूस के हमलों की वजह से अब तक करीब 4 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, सुरक्षित जगहों पर वो जा चुके हैं। आंकड़ा किस तरह से बढ़ता जा रहा है।
तो 77 साल पहले दुनिया को जिस विनाश से दो चार होना पड़ा था, दुनिया को वो विभीषिका फिर से देखने को मिल रही है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन अपना अगला प्लान क्या तैयार कर रहे हैं, वो टीवी पर एक्सपोज भी हो चुका है। रूस के सरकारी टीवी चैनल ने पुतिन के वर्ल्ड वॉर प्लान के बारे में खुलासा किया। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखें। महायुद्ध में आपने अब तक कई धमाके देखे होंगे। बमों की बारिश देखी होगी। मिसाइलों की मार देखी। गरजते हुए टैंक देखे। फाइटर प्लेन के एयर स्ट्राइक देखे। लेकिन अब जो होने वाला है उसके सामने ये धमाके तो बिल्कुल छोटे और मामूली दिखने लगेंगे। क्योंकि अब तक जो हुआ वो तो युद्ध का एकमात्र ट्रेलर था। रूस जो अब करने जा रहा है उससे यूक्रेन की शामत आनी तय समझिए। क्योंकि शुरू हो गया है वर्ल्ड वॉर 3। Спецоперацию России на Украине. То, во что это вылилось, уже смело можно называть, не лукавя, Третьей мировой войной. Совершенно точно. Мы прямо сейчас... रूस के सरकारी टीवी चैनल के एंकरों की बातों को सुना आपने। विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब न कीव बचेगा न खार्किव। मारियोपोल मिट्टी में मिल जाएगा। चर्नी में ज़ेलेंस्की कोई नई चाल नहीं चल पाएगी। रूस अब यूक्रेन का वर्चस्व खाक में मिलाने के पीछे लग गया है। वजह है यूक्रेन का रूस पर यह हमला। अप्रैल 2022 को ओडेसा के पास ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के फ्लैगशिप मोस्कावा पर मिसाइलों से हमला कर उसे डुबो दिया। इससे रूस तिलमिला गया, बौखला गया है। क्योंकि इस वॉरशिप को ब्लैक सी में रूसी सेना का कमांड शिप कहा जाता था। यह रूस के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक है। परमाणु हथियारों से लैस था। घातक वॉरशिप मस्कोवा पर 512 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से मात्र 58 क्रू मेंबरों को ही बचाया जा सका। युद्धपोत का टॉप एडमिरल भी गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद पुतिन के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। इसकी एक झलक रूस के सरकारी टीवी चैनल पर देखी जा सकती है। Спецоперацию России на Украине. То, во что это вылилось, уже смело можно называть, не лукавя, Третьей мировой войной. Совершенно точно. Мы прямо сейчас сражаемся, если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо осознавать. Соединенными Штатами Америки. Круглосуточно они по железной дороге поставляют оружие, круглосуточно по земле из Польши
поставляют оружие. В этом смысле, конечно, не шутка, что надо очень серьезно подумать об уничтожении железнодорожных узлов. Там, конечно, вопросики, они все едут и едут, я имею в виду лидеры. Но лидеров надо предупредить, пусть дома сидят. रूस के सरकारी टीवी चैनल पर जो बात की जा रही है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस के ये चैनल पुतिन का प्रोपेगेंडा चलाते हैं और रूसी चैनल की ये प्रेजेंटर उसे बढ़ावा देती है। जिस युद्ध को अभी तक रूसी राष्ट्रपति स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे थे उसे टीवी बहस में खुलकर वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा है। Не лукавя, Третьей мировой войной. Совершенно точно. Мы прямо сейчас. यानी बात आगे बढ़ चुकी है, युद्ध अब अगले दौर में पहुंच चुका है। रूस के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूस आरोप लगा रहा है कि नाटो के देश रूस का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने भी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे दी है। रूस की रेड आर्मी ने विश्व युद्ध पर काम शुरू भी कर दिया है। इसका पहला शिकार बना है मारिउपोल। जहां दिन हो या रात शहर पर बम और मिसाइलों की लगातार बरसात हो रही है। इमारतें जल रही हैं, खंडहर में तब्दील हो रही हैं। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली मारिउपोल की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा। शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग। दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। सड़कें लाशों से पटी पड़ी हैं और जो बचे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। 2 मार्च के बाद से इस शहर में मरने वालों की कोई गिनती नहीं हो सकी है। В місті той факт, що 90% інфраструктури зруйнувала Російська Федерація, бомбардувала лікарні, бомбардувала бомбосховища, вбивала мирне населення міста Маріуполя, 21 тисяча і плюс ми так вважаємо, що загинуло з точки зору бомбардувань, з точки зору обстрілів. Це все ми так вважаємо. रूस की तरफ से जैसे ही विश्व युद्ध का ऐलान हुआ, रूस की सेना ने मारिउपोल शहर को जाने वाली सभी रास्तों को बंद कर दिया है। इससे पहले यूक्रेन ने रूस से 9 रास्तों की मांग की थी। मारिउपोल शहर के हर सड़क पर खुलेआम युद्ध हो रहा है। अज़ोव सी में भी रूस की सेना डटी हुई है। रूस मारिउपोल शहर पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। रूस की सेना यूक्रेन की सड़कों पर तबाही का तांडव कर रही है। रूस की सेना बदले की आग में जल रही है, जिसके सामने जो कुछ भी आ रहा है खाक हो जा रहा है। राजधानी कीव में रूसी सेना की वापसी के बाद कीव इलाके में 900 से अधिक नागरिकों के शव बरामद किए गए हैं। शवों को सड़कों पर खुला छोड़ दिया गया था। Було 2 братські могили, якщо можна так сказати. Тобто особа комунальник, який працював до війни в Бучі, він залишився і фактично прохав окупантів дати змогу позабирати тіла людей з вулиць. Він їх хоронив в 2 могилах. Це була перша 40 осіб, друга 57. राजधानी कीव में 900 नागरिकों के शव बरामद हुए हैं।
यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने ज्यादातर उन लोगों को निशाना बनाया है जो निहत्थे थे, क्योंकि आंकड़े इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि 95% मौत गोली लगने के कारण हुई। कीव के आसपास रोजाना बड़ी संख्या में सामूहिक कब्रों का मिलना जारी है। इसके अलावा सड़कों पर भी लावारिस हालत में कई शव मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि कीव में बुचा से भी बड़ा नरसंहार हुआ है। पुतिन की सेना यही नहीं रुकी, उसने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से कीव में बने एक मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया। और साथ ही उसके साथ बनी एक मिसाइल फैक्ट्री भी अब किसी काम की नहीं रही। कीव के बाहर अप्लायंस बनाने वाली फैक्ट्री को भी रूस ने खासा नुकसान पहुंचाया है। कजारोविच का ये इलाका है, आप देखिए तस्वीरों में कि ये फ्रिज और टीवी बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इसको अपनी सुरक्षित पनाहगाह और इसको बेस बना करके ही पूरे इलाके में उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया था। इसलिए सबसे पहले रॉकेट से जो हमला था वो इसी फैक्ट्री पर हुआ था। तस्वीरें देखिए आप, जली हालत में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी ये फैक्ट्री है, जहां कभी टेलीविजन बनता था, फ्रिज बनता था, लेकिन अब इस पूरी फैसिलिटी को उन्होंने नष्ट कर दिया है मिसाइलों के जरिए, रॉकेट के जरिए। और एक ही नहीं, ये जितने भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन थे उन सबको नष्ट कर दिया। रूस की तबाही से राजधानी कीव में इंटरनेट सर्विस बंद हो गई है, तो खार्किव शहर में हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। मिकोलीव शहर में भी सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन में 30 पोलैंड समर्थित आतंकियों को मार गिराया है। यूक्रेन ने अपने 3000 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। वर्ल्ड वॉर की बातें ख्याली बातें नहीं, यूक्रेन ने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पुतिन की वार्निंग पुख्ता वार्निंग है। रूस की सेना पर पुतिन की वार्निंग का असर देखा जा रहा है, क्योंकि धमाके बड़े हैं, जोरदार हैं, तोप के गोलों से लेकर मिसाइल के हमलों तक, और अब तो नौबत न्यूक्लियर अटैक तक आ गई है। Given the potential desperation of President Putin and the Russian leadership, given the setbacks that they've faced so far militarily, none of us can take lightly the threat posed by a potential resort to tactical nuclear weapons or low-yield nuclear weapons. We don't. While we've seen some rhetorical posturing on the part of the Kremlin about moving to higher nuclear alert levels, so far we haven't seen a lot of practical evidence of the kind of deployments. और यही वजह है कि वोलादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच सुलह के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। Наших військових на полі бою дійсно вагомі, дуже. Історично значні, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше. Санкції проти Росії дуже серйозні, економічно болісні, але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилась без засобів для існування. खुद ज़ेलेंस्की ने भी अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग की, जिसमें खुफिया अधिकारी भी शामिल हुए। ज़ेलेंस्की के मंत्रियों ने जंग के 52 दिन बीत जाने के बाद यूक्रेन के ज्यादातर इलाके तबाह होने की चिंता जाहिर की। जंग की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और दफ्तरों को निशाना बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन सैन्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी तबाह होता चला गया। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन को इस आर्थिक तबाही से पार पाने के लिए, यानी अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने के लिए $1 ट्रिलियन मतलब भारतीय रुपयों में करीब 76 लाख करोड़ की जरूरत होगी। साफ है, रूस ने यूक्रेन को हर तरह की तबाही और बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। रूस की सेना फुल फोर्स में यूक्रेन में अपने मिशन वर्ल्ड वॉर 3 को अंजाम देने में लग गई है।